दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज इस एपिसोड में बात होगी इतिहास की, और इतिहास में मौर्य साम्राज्य की। यह एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से अपने राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंध बनाए और कई देशों तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इस एपिसोड में जानने की यह कोशिश करेंगे कि ऐसी बड़ी साम्राज्य में क्या कारण रहे कि वह पूरी तरह बिखर गया। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के ठीक 50 वर्ष बाद मौर्य साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। इस साम्राज्य की महानता की चर्चा जितनी अधिक साहित्यिक स्रोतों में मिलती है, उतनी ही चर्चा इस साम्राज्य के पतन में भी मिलती है। इस पूरी चर्चा के पीछे अशोक व्यक्तित्व महत्वपूर्ण कारण है। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण विस्तार से इस रिपोर्ट में देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ अशोकावादन में अशोक के जीवन के अंतिम वर्षों की पूरी चर्चा है। इस चर्चा के अनुसार अशोक के दो पुत्रों जालौक और कुणाल के मध्य उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को टालने के लिए अशोक ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों के मध्य कर दिया। दरअसल यह कहानी कथानक की तरह लिखी गई है, इसलिए यह कहानी खूब लोकप्रिय हुई। इस लोकप्रिय कथानक के समानांतर ब्राह्मण धर्म ग्रंथों जैसे अग्निपुराण इत्यादि में यह बराबर दर्शाया गया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने इसलिए की क्योंकि अशोक के ज़माने से ही मौर्य शासकों ने ब्राह्मणों को महत्व देना कम कर दिया था। इसीलिए हरिप्रसाद शास्त्री जैसे ब्राह्मण इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के पीछे ब्राह्मणों की नाराजगी को सबसे बड़ा कारण माना। दोस्तों, मौर्यों के पतन के पीछे ब्राह्मणों की नाराजगी का सिद्धांत महत्वहीन माना जाता है। इसकी जगह राधा कुमुद मुखर्जी जैसे कुछ इतिहासकारों ने अशोक की अहिंसा की नीति को मौर्य पतन के पीछे महत्वपूर्ण कारण माना है। इस विचार के समर्थक इतिहासकारों के अनुसार चूँकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद न केवल बौद्ध धर्म अपना लिया था, बल्कि भविष्य में जीव हत्या न करने का या अन्य कोई रक्तपात न करने की कसम खाई थी, इसलिए अशोक के ज़माने में ही मौर्य सेना शिथिल पड़ गई। मौर्य सेना की शिथिलता का फायदा इस साम्राज्य के विद्रोहियों और दुश्मनों ने उठाया, इसलिए इस वंश का पतन हो गया। दोस्तों, कुछ अन्य इतिहासकार जैसे विंसेंट स्मिथ, हेमचंद्र राय चौधरी जैसे इतिहासकार मौर्य वंश के पतन के पीछे अयोग्य उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारी की समस्या को बड़ा कारण मानते हैं। इन इतिहासकारों के अनुसार स्वयं राजा बनते समय अशोक ने अपने 99 साथियों की हत्या करते हुए भी उत्तराधिकार की एक ऐसी लड़ाई वाली परंपरा को जन्म दिया था जो अनंततः उसके अपने वंश के लिए ही खतरनाक साबित हुई। इस संदर्भ में अग्निपुराण और राजतरंगिणी में बताई गई कहानियों के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, लेकिन रोमला थापर जैसे इतिहासकार इन मनगढ़ंत कहानियों को निरर्थक मानते हैं। रोमला थापर के अनुसार मौर्य वंश का पतन साम्राज्य के विशाल स्वरूप के कारण हुआ था, क्योंकि यह साम्राज्य फैलते फैलते पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल चुका था, जिसे पाटलिपुत्र जैसी राजधानी में बैठकर नियंत्रित करना असंभव था। इसे अच्छे से नियंत्रित करने के लिए योग्य अधिकारियों का बड़ा समूह, एक विशाल सेना और बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से अशोक के उत्तराधिकारी इन तीनों जरूरतों से अनभिज्ञ थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन स्वाभाविक तौर पर था। इसलिए रोमला थापर मौर्य वंश के पतन को आंतरिक कारणों जैसे धनाभाव और प्रशासन की अयोग्यता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, आगे मौर्य पतन पर बहस आधुनिक दौर में नया स्वरूप धारण कर चुकी है। इस बहस में शामिल इतिहासकार बीपी साहू, संजय सुब्रमण्यम, आर चंपक लक्ष्मी, राजन गुरु और इतिहासकार बीके केशवन के नाम शामिल हैं। इन सभी इतिहासकारों ने मौर्य पतन की प्रक्रिया को विहंगम तौर पर देखने की कोशिश की। बीपी साहू के अनुसार 300 ईसा पूर्व के बाद मगध से दक्षिण भारत जाने वाले लोगों ने लौह तकनीकी का प्रसार दक्षिण भारत के समाजों में किया था। स्वाभाविक तौर पर इस तकनीक से परिचित होने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने इसका सैन्य उपयोग करना शुरू कर दिया। निसंदेह इससे दूर देश से आए मगध के सैनिकों को दक्षिण भारत में स्थानीय लोगों को पराजित करना असंभव होने लगा। इसलिए बीपी साहू लिखते हैं कि मगध का विस्तार लोहे की तलवारों से हुआ था और इसका पतन भी लोहे की तलवारों के कारण ही हुआ। दोस्तों, दक्षिण भारतीय इतिहासकारों जैसे आर चंपक लक्ष्मी, राजगुरुकुल इत्यादि ने मौर्यों के पतन के पीछे मध्य और दक्षिण भारत में पैदा होने वाली नई राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार चूँकि अब तक दक्षिण भारत में ना ही समाज संगठित था और ना ही राज्य, इसलिए मगध के लोगों ने बड़े आराम से आकर इन क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन मगध के लोगों के संपर्क में आने के कारण जहाँ एक तरफ दक्षिण का समाज संगठित हुआ, वहीं दूसरी तरफ मगध की सेनाओं में काम करते हुए दक्षिण भारतीय समाज में एक पेशेवर योद्धा तैयार हो गए। यही योद्धा धीरे धीरे मगध की सेनाओं के लिए चुनौती भी बने और बगावत करके अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। इस प्रकार मगध के पतन के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं, आंतरिक समस्याएं और लौह तकनीकी तथा उसका बदलता प्रयोग महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। शेष अन्य कारणों को सहायक कारण माना जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की कहानी। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अन्य रिपोर्ट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।